अब मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। राजीव पांडे जी, शरद पवार ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि एमएलए सभी संतोष नहीं है, असंतोष का बहाव है और इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयारी करने के लिए कह रहे हैं अपने तमाम नेताओं को। पार्टी के लिए तैयार है बीजेपी? विपनेश जी, सबसे पहले जो विनोद जगदाले जी ने कहा है कि एक विधायक है, मेरी अपेक्षा कल रात तक थी ये जो 15-16 लोग हैं जैसे 8-9 लोग इधर आ जाएंगे, लेकिन लगता है मेरी अपेक्षा गलत थी। अभी तक एक ही का इंफॉर्मेशन विनोद जगदाले जी ने आपके चैनल पर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं कि जो आपने कहा माननीय शरद पवार बड़े नेता है महाराष्ट्र के, पर्टिकुलरली वेस्टर्न महाराष्ट्र के बड़े नेता है। आज अशोक वानखेड़े जी ने उनके बारे में कहा है, देखिए आप क्या है कि वो उनकी भविष्यवाणी कभी भी सत्य साबित नहीं हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1999 में उन्होंने एनसीपी बना ली और कुछ दिन के भीतर में फिर से कांग्रेस के साथ चले गए सरकार। फिर वो पीएम इन वेटिंग रहे, फिर वो प्रेसिडेंट इन वेटिंग रहे। उन्होंने पूरे देश में कहा कि हम खड़ा कर लेंगे। आज के डेट में मैं आपको एक बताता हूं कि अशोक जी बताएंगे, विनोद जगदाले जी बताएंगे कि मुंबई, ठाणे, कोंकण में एनसीपी कभी कुछ नहीं कर पाई। विदर्भ में भी उनका वही हाल रहा। मैं केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। उनकी जो थोड़ी बहुत ताकत थी, थोड़ी बहुत मराठवाड़ा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र के वो बहुत बड़े, मतलब उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है। देखिए क्या है कि राजनीति में सर्वाइवल की जो एक इंस्टिंक्ट है, मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल स्टूडेंट को माननीय शरद पवार जी से सीखना चाहिए। उसके सिवाय अगर आज आप महाराष्ट्र में देखिए तो जितने भी चुनाव हुए हैं 95 के बाद की, मैं 90 के बाद की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा सीट अकेले लड़ करके, जब चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी 122 सीट देवेंद्र फडणवीस जी जब सीएम बने तब आई। सबसे ज्यादा वोट हमारे पास। जहां तक बात है वो अपने विधायकों को एनर्जाइज करना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं विपनेश जी, महाराष्ट्र के तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। क्या है ना, जब ये सरकार बनी थी 2.5 साल पहले, तो जो इसमें जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, उनको क्या लगता था, ठीक है पवार साहब देखेंगे। लेकिन जो करप्शन के चार्जेस में लोग जेल गए और 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर आजकल जेल में बैठे हुए हैं। मैं एक बात आपके चैनल पे बता देना चाहता हूं, जिसपे भी करप्शन के चार्जेस है और प्रूफ है, वो व्यक्ति बाहर नहीं रह सकता, उसको जाना पड़ेगा एक दिन, कोई नहीं रोक सकता है। और उस परिस्थिति में क्या हुआ, अशोक भाई हंस रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या हुआ आप पे, क्योंकि वो हकीकत जानते हैं इसलिए हंस रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए ना विपनेश जी। मैं बता रहा हूं कि उस परिस्थिति में जब लोगों को लगा यहां कुछ नहीं हो सकता, जो करप्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो जो एक जो बनी हुई थी ना वो टूट गया। और मेरा ये कहना है कि आप बताइए ना कि एनसीपी कहां चुनाव जीतती है। मुंबई, ठाणे, कोंकण में तो कभी एक गणेश नाइक जी आ गए थे दूसरी पार्टी से, तो थोड़ा दिन उसमें चला। नवी मुंबई में कहां है? वेस्टर्न महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए। उनका ये कहना है कि जो जोड़ तोड़ से सरकार चलाते हैं वो ज्यादा लंबा भविष्य नहीं होता है उसका। विपनेश जी मैं वही कह रहा हूं ना, जोड़ तोड़। 1 मिनट रुकिएगा, मैं अशोक जी से इसमें छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। एक लाइन बोले दीजिए, नहीं एक लाइन बोले। ओके बोलिए, एक लाइन बोल लीजिए आप। 10 जून को सरकार बनाते, पार्टी तोड़ते हैं 1999 और फिर सरकार में चले जाते हैं। और जहां तक बात है, मुझे बताया अशोक भाई क्या बोलने वाले। अशोक जी बोलेंगे कि आप धमकी देकर के नहीं, एक मिनट, आप उनकी बात उनको बोलने दीजिए, आप उनके शब्दों को मत बोलिए। 50 लोगों में किसी 2 लोगों पर ईडी का केस है, केवल 2 लोगों पर। 50 विधायक जो आज आए हैं एकनाथ शिंदे जी के पास, उनके पास केवल 2 लोगों का ईडी का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। राजीव जी आप तो भविष्यवाणी मत कीजिए, कम से कम अशोक जी को बोलने दीजिए। अशोक जी आपका एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। मैं यही कह रहा हूं कि राजीव जी ने बिल्कुल जो बात है वो सही कही। उन्होंने ये कहा कि 2-2 मंत्री जेल में हैं और जब लोगों को लगा कि शरद पवार कुछ नहीं कर सकते, तो जितने भी करप्ट थे वो डर के मारे इधर आ गए। क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास में ये है, यही बीजेपी ने, वही मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने पूरा एक दिन भर सेशन का वेस्ट किया। मैं इसको वेस्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्होंने नारायण राणे के खिलाफ मैं सबूत सारी चीजें विधानसभा के पटल पे रखी थी। उसके बाद वो महामंत्री है। कृपा शंकर सिंह के बारे में क्या नहीं बोला था इन लोगों ने, वो यहाँ पे है। अब भावना गौड़ी के खिलाफ भी बंद हो जाएगा। संजय काकड़े के खिलाफ ईडी का नोटिस गया, ईडी की कार्रवाई वो आगे क्यों नहीं बढ़ी ये नहीं कोई बता सकता। ऐसे असंख्य उदाहरण है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। बीजेपी भजन करने नहीं आई, राजनीति करने आई। तो वो करप्ट लोगों का यदि संख्या अपने को चाहिए, अब इसमें देखिए ना, चौटाला से बड़ी करप्ट पार्टी देश में है नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री
बार बार हरियाणा में कहते थे। आज उसी पार्टी के साथ वो सत्ता में है और वही आज चौटाला जी जो है वो कभी जेल में रहते, कभी बाहर रहते, वो तो सजा याफ्ता है, उनको तो सजा होता है। ये सारे ना करप्शन के मामले ये सब बताने के लिए पब्लिकली आंकड़ा मायना रखता है। जिसके पास आंकड़ा है वो राजा है। बिल्कुल राजा है, उनके पास आंकड़े हैं। रही बात विनोद जी ने जो अभी बोली कि जो हिंगोली का एमएलए है, मुझे ताजुब इसलिए लग रहा था कि हिंगोली का एमएलए इतना देर से क्यों आया, क्योंकि हिंगोली की राजनीति नांदेड़ जिले से प्रभावित होती है पूर्ण रूप से। वो नांदेड़ का ही पार्ट माना जाता है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। नांदेड़ में वर्तमान में जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बीजेपी का है। वहां शिवसेना का एक एमएलए है जो ऑलरेडी शिंदे गुट के साथ, तो हिंगोली का उसके साथ ही जाना ये बिल्कुल तय था, क्योंकि यदि उनका इम्पैक्ट, क्योंकि बीजेपी के सांसद ने ये भी बोल दिया था नांदेड़ में कि कोई भी शिव सैनिक यदि आने वाले जो विधायक हमारे एकनाथ शिंदे के साथ गए, यदि उनके बारे में कोई अपशब्द भी कहेगा तो वो ठाणे में, तो मैं नांदेड़ में उनको देख लूंगा। तो नांदेड़ में बीजेपी का वर्चस्व है। अशोक चौहान भले ही एक सीट वहां पे उनकी विधानसभा की है, लेकिन जो वर्चस्व कांग्रेस का होता था एक जमाने में, वो खो चुके हैं। वो बीजेपी के लिए जिला हो गया है। उसमें बीजेपी शिवसेना साथ में थे, तो इसलिए कुछ विधायक आए। तो इनका हिंगोली का जाना करीब करीब तय था। मुझे ये ताजुब लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया इस आदमी में कि जो अपना पॉलिटिकल। जी आती हूँ आपके पास। अशोक जी आप सही कह रहे हैं, मैं लौटूंगी। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।